नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, बताएंगे देश और दुनिया में क्या क्या घट रहा है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे में नंदयाल सीधे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां मल्लिकार्जुन देवस्थानम में पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं शिवाजी स्फूर्ति केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अपने दौरे की शुरुआत मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना से की और उसके बाद इस समय प्रधानमंत्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में मौजूद हैं। ये एक स्मारक परिसर है। इस स्मारक परिसर में 4 कोनों पर प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी किलों के मॉडल बनाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अपने इस दौरे की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू साथ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश का ये दौरा, जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश को कई विकास परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को समर्पित करेंगे, शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अपने इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन देवस्थानम में पूजा अर्चना से की। इसका एक बड़ा महत्व है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। ये एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का सह अस्तित्व है। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे। ये एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में एक मेडिटेशन हॉल है, जिसके चारों कोनों पर 4 मशहूर किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हैं। और इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्यान की मुद्रा वाली मूर्ति भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अपने दौरे की शुरुआत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से की और ये वो मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का सह अस्तित्व है। ये अपने आप में एक अनूठा स्थान है। और इसके बाद प्रधानमंत्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र पहुंचे। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। यहां एक मेडिटेशन हॉल है।
शिवाजी स्मृति केंद्र के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्लेक्स में स्थित शिवाजी की ये प्रतिमा उनकी ध्यान की मुद्रा की प्रतिमा है। इस कॉम्प्लेक्स में उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में की पूजा अर्चना। कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सशक्त भारत बढ़ रहा है आगे। सीबीआई के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज सुरक्षित सीमाओं के साथ साथ कानून का शासन सुनिश्चित, सशक्त समन्वय और स्मार्ट कूटनीति पर दिया जोर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाद जेडीयू ने भी जारी की सभी उम्मीदवारों की सूची। सम्राट चौधरी और तेज प्रताप समेत कई प्रत्याशियों का आज नामांकन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचार। महागठबंधन पर जंगल राज और परिवारवाद को लेकर किया हमला। भारत के ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय का जवाब। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी निरंतर प्राथमिकता। देश की आयात नीति इसी उद्देश्य से निर्देशित। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया यूएनटीसीसी को संबोधित। कहा, भारतीय पीस कीपर्स की दुनिया में शांति स्थापना में अहम भूमिका। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को बताया आज की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज टीसीएस आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में सीपी आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुर्नूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा जीएसटी को, वो जीएसटी के स्लैब्स कम करने की वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये जीएसटी के वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई जीएसटी स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुर्नूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ
जीएसटी पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, आंध्र प्रदेश। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ ही जो विकास परियोजनाएं आज आंध्र प्रदेश को सौंपी जाएंगी। शैलेंद्र, सबसे पहले तो बात यही कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में किस तरह से प्रधानमंत्री का ये आंध्र प्रदेश का दौरा अलग है, महत्वपूर्ण है? देखिए, हम जानते हैं कि सबसे जरूरी है कि 2047 तक अगर हमें विकसित बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर का होना चाहिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ग्रीन हाईवे आता है, एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, आप पावर के प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर लोगों की जो आवाजाही हो वो उसके लिए जो साधन है वो बेहतर हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 14,000 करोड़ की जो परियोजना है जिसका उद्घाटन या शिलान्यास करने वाले हैं, इसमें आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा और काफ़ी नौकरियां भविष्य में उसमें पैदा होंगी। इसके साथ ही साथ रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, हाईवे प्रोजेक्ट है। तो दरअसल ये 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की तरफ जो आगे बढ़ा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन या फिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में आप देखिए विशाखापत्तनम में जैसे कि तमाम बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगा रही हैं, निवेश प्रस्ताव को ला रही हैं। तो केवल एक तरह से परियोजनाओं का उद्घाटन ही नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में, अमरावती में, वो एक तरह से देखें तो आकर्षित एक उनके लिए आकर्षण का केंद्र है, निवेश कर रही हैं। और देखिए बड़ी कंपनियां, अब राष्ट्रीय कंपनियां या फिर भारतीय बड़ी कंपनियां इसलिए आती हैं जब एक निवेश का माहौल होता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है, तभी राज्य निवेश आकर्षित कर पाते हैं। और आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार है उसमें तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और एनडीए के लोग ये भी कहते हैं, यहाँ पर जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, कि चंद्रबाबू नायडू ने ही जो हैदराबाद है, जो अब तेलंगाना में हम जानते हैं कि हैदराबाद जो आईटी सिटी के तौर पर विकसित हुआ था जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तो हैदराबाद को आईटी सिटी बनाने में और तमाम कंपनियों का पसंदीदा शहर बनाने में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में एनडीए सरकार ने काम किया था। और अब डबल इंजन सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार है और यहाँ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में, तो वो आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तमाम उन परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। और उसकी एक झलक आज दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे कुरनूल में। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार का एक बड़ा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, उसे मजबूत करने पर रहता है शैलेंद्र। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की ही हमसे बात करें तो यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल इंडस्ट्रियल हब बनाए गए हैं, और इन हब्स को अगर हम करें तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है। इसके तहत ये माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। तो किस तरह से वहां की जनता देख रही है इन तमाम कदमों को? देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ऋतु, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनेगा जहां औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जहां जो आधुनिक इकोनॉमी के जो जरूरी एक तरह से साधन होने चाहिए, आवाजाही आसान होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए, रेल, रोड और जो हवाई कनेक्टिविटी है वो बेहतर होना चाहिए। अगर तमाम कंपनियां वहां पर आए जो आईटी सेक्टर में या फिर डाटा सेंटर में निवेश करें, तो ये एक पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां आए और 1 लाख रोजगार कम से कम यहाँ पर पैदा हो। उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश है, क्योंकि जब एक तरह से जमीनें आसानी से मुहैया होंगी, जब तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी जो कंपनियों को चाहिए, तब हम देखेंगे कि रोजगार के अवसर आएंगे, तमाम कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। इसीलिए इस तरह के मॉडल पर काम किया जा रहा है जिससे ज्यादातर कंपनियां इस तरह अपने निवेश करें, जिससे कि आंध्र प्रदेश को फायदा हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए हमने तमाम युवाओं से बात की, उन्होंने कहा ये जो क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कुरनूल, इसके आसपास बहुत पोटेंशियल है। हम जानते हैं कि विशाखापत्तनम हो या फिर अमरावती हो, वहाँ आप निवेश के बड़े बड़े प्रस्ताव देखते हैं,
कुरनूल और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवेश को लेकर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ जो प्रचुर मात्रा में एक तरह से कहें तो संसाधन भी है और योग्य कर्मी भी, यानी कि युवा भी हैं, स्किल्ड हैं, तो उनके लिए रोजगार के बड़े मौके होंगे। तो यही एक मॉडल है जिस पर आंध्र प्रदेश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि केवल बहुत एक तरह से सेंट्रिक कहें कि कोई बड़ा शहर विशाखापट्टनम या फिर अमरावती जिसे विकसित किया जा रहा है वहीं पर ही रोजगार न हो, बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी सेंटर हो सकते हैं अधिक से अधिक रोजगार के वो बनाया जाए। और उस दिशा में आज जो ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश कुरनूल से धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल से टिकट मिला है। फुलपरास से शीला मंडल को टिकट मिला है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में अपने 13 विधायकों पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। जेडीयू ने अपने विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह को वाल्मीकि नगर, शालिनी मिश्रा को केसरिया, सुधांशु शेखर को हरलाखी, मीणा कामत को बाबू रही से टिकट दिया है। जेडीयू की इस लिस्ट में जमा खान का नाम भी शामिल है। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीते थे। इससे पहले जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसके साथ ही जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख कल है। आज कई बड़े नेता पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इनमें से सम्राट चौधरी भी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। तारापुर सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने दम पर राजनीति में कूद पड़े हैं। जनशक्ति जनता दल ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने वीडियो में नामांकन दाखिल करने के दौरान महुआ की जनता को उपस्थित रहने की अपील की है। एक तरफ एनडीए दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई है, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है, जबकि कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। विरोधी खेमे की यह हालत देखकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन का सिर फुटव्वल जनता समझ रही है, जबकि एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटव्वल हो रहा है,
और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। और बिहार की सियासत पर और बात करने के लिए मधुरेश और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और जानना चाहेंगे कि जैसे किसी स्पर्धा में शामिल होने से, किसी दौड़ में शामिल होने से पहले वार्म अप किया जाता है, क्या आपको लगता है महागठबंधन का वार्म अप व्यर्थ जा रहा है? कल आखिरी तारीख है नामांकन भरने की, वोट अधिकार यात्रा तो निकाली गई लेकिन नाम नहीं तय हो पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर सिर फटोवल है आरजेडी के साथ, उसको देखकर तो यही लगता है कि आज भी अगर कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवारों की सूची जारी कर पाती या नहीं, क्योंकि कल जब एयरपोर्ट से दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर उतरे राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और कृष्णा अलबरू जो बिहार के प्रभारी हैं, इसके अलावा उनके साथ शकील अहमद खान जो बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधान मंडल के नेता है, तो इन तीनों को इतना विरोध किया गया और खासकर ऐसी नौबत आ गई, मारा पीटी की नौबत आ गई और इन लोगों को बच के भागना पड़ा, तीनों को बच के भागना पड़ा। और वहां जब हमने कारण जानना चाहा कि ऐसी स्थिति क्यों आई, तो एक सीट है विक्रम विधानसभा है जो पटना जिले में आता है और वहां से जो पिछली बार जो जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, इस बार वो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। सिद्धार्थ एक बड़े चिकित्सक उत्पल कांत के बेटे हैं। उसके बाद जो बीजेपी से चुनाव जीता करते थे वो इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। इसको लेकर के काफी अनिल शर्मा नाम उनका, तो इसको लेकर के भारी बवाल हुआ और लोगों का कहना है कि राजेश राम और अल्लाह वरुण ने मिलकर 5 करोड़ रुपए में टिकट को बेच दिया। तो इसको लेकर काफी हंगामा रात भर एयरपोर्ट पे होते रहा और उसके बाद आज जब जो 22 सीटें उन्होंने सूची जारी की है, इसके अलावा माना जा रहा है कि 60 सीटों पर कांग्रेस मान गई है। हालांकि आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जो हमने गलती की थी, यानी 70 सीटें नंबर के हिसाब से तो ज्यादा था, दे दी गई थी, लेकिन हमें वो सीटें दी गई जो काफी टफ था। कम से कम 45 सीटें वैसी थी जो टफ था, वहां से बीजेपी और यानी एनडीए, जेडीयू और बीजेपी जीतते आई है और उस सीट पर जितना मुश्किल था। लेकिन इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे, भले ही 60 सीटें लेंगे लेकिन हम विनिंग सीटें लेंगे। और खासकर सीमांचल जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहां से ज्यादा सीटें चाहती है कांग्रेस, क्योंकि उनके 3 सांसद हैं, उधर से ही सांसद है, कटिहार से तारिक अनवर हैं, फिर आप किशनगंज से उनके सांसद हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव हैं और इधर जो तेजस्वी है या राष्ट्रीय जनता दल है, ये नहीं चाहते हैं कि जो एमवाई का खिताब उनके पास है, मुस्लिम यादव का कम्युनिकेशन है, तो वो नहीं चाहते कि कांग्रेस इसमें डेंट करे। तो ये बहुत बड़ा जो कांग्रेस और आरजेडी की भी चल रहा है, आप कह सकते हैं कि सरफटोल चल रहा है या और भी कोई शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको संभालना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि आज शाम तक ये आशा की जा रही है कि महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि जो भी कांग्रेस को जो भी सिंबल दिया गया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया है, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आते गया कि हाँ भाई इनको टिकट मिला, इनको सिंबल मिला। सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई। अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती तो वही हाल होता जो कल एयरपोर्ट पर शाम में कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ था। जी मधुरेश, क्या आप ये मानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में सोशल इंजीनियरिंग के साथ राजनीतिक पार्टियों के लिए खासकर गठबंधन साथियों को साधना एक चुनौती तो होता है? एनडीए ने साध लिया जब सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद अब जब नामों की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में क्या हम गठबंधनों के झगड़े में कहीं उस फैक्टर को भूल रहे हैं जो प्रशांत किशोर एक फैक्टर इस चुनाव में होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो एनडीए है वो एक कदम आगे पहले से चल रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले तय करके अनाउंस कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने अपने 101 कैंडिडेट 101 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारना था, उतने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। जदयू को भी 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारना था, उनकी भी घोषणा हो गई। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर, 6 सीटों पर उनको प्रत्याशी उतारना था, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। लगभग सारे जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक जो स्थिति है ऊहापोह की, वो लगातार बनी हुई है और इससे सिर्फ नेता ही परेशान नहीं है, इससे कार्यकर्ता भी परेशान है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, प्रत्याशी को पता नहीं है कि किसे नामांकन कब करना है। डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते, कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन प्रत्याशी को पता नहीं है उसका टिकट कटेगा अथवा उसे सिंबल मिलेगा।
ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए भी परेशानी का सबब है। इन सब के बीच में प्रशांत किशोर जिस तेजी से 3 साल पहले यात्रा लेकर के आगे चले थे और जिस तेजी से लोगों के बीच उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू की थी, कहीं ना कहीं कल उनके एक बयान से इस पूरी यात्रा और उनकी पूरी मेहनत को एक झटका लगता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने एक घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो हमारी कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, प्रशांत किशोर को किसी भी एक सीट से कम चुनाव लड़ना चाहिए था। उनके चुनाव नहीं लड़ने से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव है इसमें इसका फर्क भी देखने को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर तो जरूर है। अगर बात की जाए, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि जो 30% लोग मतदान नहीं करते हैं वो उनको मतदान करेंगे। तो अगर उनकी दावे को माना जाए तो 30% एक बड़ा आंकड़ा है जो बिहार में जिन वोटरों पर वो क्लेम कर रहे हैं। और इतने बड़े वोटरों पर क्लेम करने वाले व्यक्ति जो पार्टी है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका जो संस्थापक है, जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर कितना फर्क पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात है। जी आलोक, प्रशांत किशोर का ये ऐलान कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसे किस तरह से उनका कार्यकर्ता देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की राजनीति पे क्या कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर का मैदान में होना किसी को तो नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, पहली ये चर्चा थी कि प्रशांत किशोर 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, एक तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में और दूसरी जो सीट है करगहर, जहां से करगहर जो रोहतास में है ये सीट, जहां उनकी जन्मभूमि है, तो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में आते आते हुआ कि नहीं, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा और बाकी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जब उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत वहाँ राघोपुर से की, तो वहां पर जिस तरीके से उनका खैर मकदम हुआ, जिस तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से वेलकम हुआ, उससे काफी अभिभूत देखे और उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक आप कहें कि मायूसी हुई और इस मायूसी का उन्हें हम तो नहीं कहते उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एक मोमेंटम बना था प्रशांत किशोर का। अगर राघोपुर में वो जाते और तेजस्वी के बाद जब प्रशांत किशोर की घोषणा होनी थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ेंगे, तो वो भी एक और सीट तलाशने लगे। और प्रशांत किशोर का बयान भी था कि मैं अगर आ गया यहाँ से राघोपुर से तो राहुल गांधी की तरह तेजस्वी को भी अमेठी और वायनाड का ऑप्शन लेना पड़ जाएगा। जी, और ये एक सीट उन्होंने समस्तीपुर की एक सीट तेजस्वी को फुलपरास विधानसभा सीट से भी लड़ने की चर्चा हो गई थी। लेकिन अचानक न लड़ने का फैसला खासकर हम समझेंगे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप रितु जी आप याद करेगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में जब अरविंद केजरीवाल उतर गए थे 2014 में, तो वो जानते थे कि मुझे नहीं जीतना है, लेकिन इतने बड़े शख्सियत के खिलाफ वो चुनाव लड़े तो उसका फायदा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला। तो प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते तो उनकी पार्टी को तो फायदा मिलता ही। दूसरी चीजें और आ रही जो अन्य पार्टियों में आती है, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलग है, हमारी पार्टी का सोच बिल्कुल अलग है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उनकी पार्टी में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है कि टिकट से जो बेटिकट हुए हैं उनका मानना है कि प्रशांत किशोर करोड़ों में लाखों में वो टिकटों का सौदा कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रशांत किशोर पर भी लग रहा है। अब इन आरोपों का जवाब अभी तक पार्टी की ओर से नहीं आया है, लेकिन अब नामांकन, पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है। प्रशांत किशोर लगभग अपनी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं। कुछ और सीटें हैं जो उसे भी जल्द ही वो उसकी घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका भी, मधुरेश आपका भी, बिहार की पूरी चुनाव पर बात करने के लिए। बिहार में चुनाव सियासी गर्मी तेज हो रही है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। कल पहले चरण के मतदान के नामांकन भरने का आखिरी दिन है। और आगे खबरों में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह एक महान व्यक्ति हैं। इसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह समझते हैं कि ऐसा तुरंत नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद वे फिर से रूस से तेल का व्यापार करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत के ऊर्जा स्रोतों पर आई टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय के मुताबिक भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक है और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्राथमिकता है। भारत की आयात नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही कहा कि देश की ऊर्जा नीति का उद्देश्य स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार विकसित करने और बाजार की स्थितियों के अनुरूप नीतियों को अपनाने पर जोर दे रहा है। भारत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले दशक में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत जारी है। और इस पूरी खबर पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि दो बड़ी, एक तरह से पहली टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप की और दूसरी एक तरह से कहें उसे जवाब कहें, स्पष्टीकरण कहें विदेश मंत्रालय का। अखिलेश, किस तरह से देखते हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स को? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सारी डिप्लोमेसी जो है वो मीडिया के माध्यम से करते हैं और मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने कह दिया कि आप इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में ले सकते हैं कि भारत ने कह दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब ऐसी स्थिति में चूंकि ट्रंप की तरफ से लगातार ऐसी टिप्पणियां आती हैं, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से लगातार इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, जैसे लगता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध भारत ने शुरू करवाया हो। सच बात तो यह है कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो अमेरिकी नीतियों की वजह से हुआ था कि अमेरिका ने जब रूस को आश्वासन दिया था कि यूक्रेन में कोई नेटो की गतिविधि नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और नेटो के सदस्य लगातार यूक्रेन में सक्रिय थे, जिसकी प्रोवोकेशन में पुतिन का कहना है कि अपनी रक्षा में उन्होंने जो सैनिक कार्रवाई की, जो अभी तक जारी है, 3 साल हो गए। अब दूसरी बात है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप आनंद फानन में वो सारी चीजें कर लेना चाहते हैं जो कि भारत जैसे एक बड़े देश के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। भारत की ऊर्जा जरूरतें, भारत के कंज्यूमर नीड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमेरिका अगर एक देश है तो भारत भी वैसे ही एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न स्वतंत्र देश है और उसको अपनी सारी नीतियां अपने जनता की जरूरतें पूरी कैसे की जाएंगी, इस बात को तय करने का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत भारत लगातार अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, लगातार प्रयासरत रहा है। आपने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कई तरह के लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हुए, उधर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम के कारण कई तरह के लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुए, तो इसमें भारत को ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है और इसके चलते उन्होंने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। जो विदेश मंत्री जयशंकर है, उन्होंने कई बार कहा कि ये जो खरीद भारत कर रहा था वो खरीद में अमेरिका की पूरी रजामंदी थी और अमेरिका ने कहा था कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेज को स्टेबलाइज करने के लिए आप ये तेल खरीदिए और यहाँ से तेल रिफाइन होकर यूरोप में भी जाता था। पूरा यूरोप और अमेरिका इसका फायदा उठा रहा था, लेकिन अब अचानक ट्रंप को यह होश आया है कि नहीं जी, रूस से भारत को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं होता। भारत का लगातार ये कहना है और भारत आज भी अभी मैं बताऊं आपको ऋतु की 12 से 13 बिलियन डॉलर का तेल भारत आयात करता है अमेरिका से, तेल या गैस मिलाकर। शेल गैस का आयात एक समय भारत करता था। शेल गैस चूंकि बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए भारत को उसमें कमी हो पाई, लेकिन चूंकि अमेरिका और भारत के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है और अमेरिका अगर तेल प्राइसेज को उस हिसाब से बैलेंस करे जिसमें कि भारत को अफोर्डेबल प्राइस में मिले, तो भारत को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सऊदी अरब से तेल खरीदता है, मध्य पूर्व के अन्य देशों यूएई जैसे अन्य देशों से तेल खरीदता है, तो भारत को अमेरिका से भी खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ लगातार इस मसले पर बातचीत हो रही है और इस मसले पे जो हल निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, उसे पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारी तेल जरूरतें हैं, जो गैस की जरूरतें हैं, उन गैस जरूरतों को हम बाजार की स्थितियों के अनुरूप में, वहां उसके मूल्य के अनुरूप में और सुविधाओं के अनुरूप में हम तय करेंगे। जी अखिलेश, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ को लेकर और अब एक बार रूस से
तेल आयात करने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान रहे, उन बयानों को देने के बाद शायद ही राष्ट्रपति ट्रंप को कहीं ये चिंता होती है कि भारत इस पर क्या जवाब देगा। और भारत ने हर इस मसले पर बहुत ही संयमित टिप्पणी दी है, लेकिन ये ऐसा मसला है जिस पर भारत का मीडिया जरूर, भारत का क्या बयान आता है, क्या जवाब होता है, क्या स्पष्टीकरण है, उस पर ध्यान होता है। क्या भारतीय मीडिया, स्टेक होल्डर्स इस क्षेत्र के विदेश मंत्रालय के इस बयान से संतुष्ट होंगे, जिस डर को दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन है जो कि लगातार बयान देकर अपनी राजनयिक गतिविधियां चलाते हैं, लेकिन भारत की बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी रही है और भारत ने देखा है कि किस तरह से सोवियत संघ जब था उस समय कैसे डिप्लोमेसी करनी थी, और सोवियत संघ का जब पतन हो गया, जब रूस और अमेरिका, रूस अलग देश बन गया, सोवियत संघ का नाम बदल गया, वहां की व्यवस्था बदल गई, शीत युद्ध में किस तरह की बात हुई, गुट निरपेक्ष आंदोलन में कैसे स्थितियां बदली, और आज डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो वो कैसे डील करना है, भारत की डिप्लोमेसी को यह पता है। और इसीलिए भारत लगातार इस बात के प्रयास कर रहा है कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। जो अमेरिका की नीतियां हैं, अमेरिका की नीतियों को साफ करने की जरूरत है, और भारत उस पर क्या सोचता है इस पर बोलने की जरूरत है। लगातार देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कभी न कभी मिलेंगे, चाहे वो जहां भी उनकी मुलाकात हो, तो ये मुलाकात में बातें तय हो कि किस तरीके से क्या चीजें अन्य होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो बीच का समय होता है, बीच के समय में विदेश मंत्रालय को अपनी नीतियां संचालित करनी होती है, और उन संचालित की जाने वाली प्रक्रियाओं के तहत विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का आज ये बयान आया। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मीडिया बिटवीन द लाइंस पढ़ना जानती है, भारतीय मीडिया भी जानती है और अमेरिका की मीडिया भी जानती है कि बिटवीन द लाइंस का ये जो बयान है भारत के विदेश मंत्रालय का, उसका क्या मतलब है। और उसका मतलब ये है कि आप अपने प्रयास जारी रखिए, हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपको यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता कराना है, आप कराइए। भारत ने भी लगातार कहा है कि उसमें हम जो भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में जाकर राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, और उसके बाद जो भी मदद की जरूरत होगी उसमें किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत की जो जरूरतें हैं, उन भारत की जरूरतों को नजरअंदाज करके कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अमेरिका के राजनयिकों को भी, अमेरिका के अन्य नेताओं को भी, रिपब्लिकन पार्टी को भी, और भारत की मीडिया को भी, भारत के नेताओं को भी समझ में आएगी। और अभी गोर आए थे जो डेजिग्नेट एम्बेसडर हैं अमेरिका के, और उनसे भी विदेश मंत्रालय की बात हुई, विदेश मंत्री की बात हुई, एनएसएस से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने की। तो भारत की तरफ से ये सारी चीजें साफ कर दी गई है कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो डायनामिक्स बदलेगी और किस तरह से ऊर्जा की जरूरतें होंगी, उसके हिसाब से भारत निर्णय लेगा। और अमेरिका के साथ भी इस पर बातचीत होती रहेगी, क्योंकि भारत और अमेरिका जो है बहुत ही गंभीर रणनीतिक मित्र हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर भारत ने बहुत ही संयमित और अपनी ऊर्जा जरूरतों, अपने उपभोक्ता हितों को ध्यान में रख के इस टिप्पणी को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश विस्तार से बात करने के लिए। और हम आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि भारतीय शांति सैनिक दुनिया में शांति स्थापना में अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि शांति स्थापना में तकनीक और पीस कीपिंग एक दूसरे के पूरक है। जयशंकर ने पीस कीपर्स को हर प्रकार के दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। साथ ही कहा कि साइबर क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में काम करना बेहद अहम है। Our peacekeepers have been really a powerful force for good. We all recognize that peacekeeping has been the flagship endeavor and the most effective instrument of the United Nations. Our peacekeepers must be prepared to protect civilians from harm, respond to humanitarian crisis. This difficult reality demands a new paradigm for peacekeeping. We must equip peacekeepers to deal with asymmetric threats, ensure their own safety, and yet deliver on their missions. That means investing in surveillance systems, protective gear, cyber capabilities, and mission preparedness of the highest standard. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर विश्वास करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि यही कारण है कि भारत बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में अपना विश्वास रखता है।
India approaches peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां नाम से आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही गृहमंत्री देश की सुरक्षा के सभी आयामों को सुनिश्चित करने पर भी गृहमंत्री ने जोर दिया। गृहमंत्री ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की बात दोहराई। भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को चला रहे हैं, उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमता को एक नई ताकत मिली है। रक्षा मंत्रालय की देखरेख में भारतीय सेना ने ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सेना लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम LMM की खरीद करेगी। LMM एक मानव पोर्टेबल लेजर बीम राइडिंग मिसाइल है, जिसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित सभी परिचालन क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी मौसमों में 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कम IR सिग्नेचर वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAV और UCAV के विरुद्ध प्रभावी हैं। LLM एक ही बार में मार गिराने की उच्च संभावना प्रदान करता है। इस सिस्टम की खरीद से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन और UAV सहित उच्च मूल्य वाले हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि 6 अक्टूबर को बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में सांसद को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी ने इस हमले को राजनीतिक साजिश बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। और अब बात GST बचत उत्सव की। केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए सुधार का इलाज के खर्च पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। नई GST दर के बाद दवाइयों और स्वास्थ्य उपकरणों की कीमत घटी है। डॉक्टरों ने इसे एक सराहनीय कदम बताया। GST की जो दरें सरकार ने कम की हैं, उससे हेल्थ सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिला है, पेशेंट्स को काफ़ी सुधार मिला है, क्योंकि इसमें जो पहले जो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। जो अब 2 ही स्लैब गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो 12% थे उनको 5% पे लेके आ गए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST के रिफॉर्म किए हैं वो बहुत वेलकमिंग है, उनका स्वागत है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आम जन जो स्वास्थ्य सेवाओं से जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनके ऊपर GST का भार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो GST पे जो सुधार लागू हुए हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है आम जनता को, और साथ में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इलाज के मामले में कहा जाए तो सबसे पहले तो प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वास्थ्य बीमा है, उसमें GST की दरें घटाने से स्वास्थ्य बीमा और लोग अच्छे से करवा पाएंगे, ताकि इस सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोग इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। कंज्यूमेबल आइटम जो कि प्लास्टिक जैसे आइटम होते हैं जिनको यूज़ एंड थ्रो करते हैं,
तो वो जो आइटम थे काफ़ी इम्पोर्टेड थे और इंडियन मेड भी आते थे, लेकिन उन पे जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से हम कई बार हेजिटेट होते थे कि ये आइटम हम यूज़ करें या ना करें। अब जीएसटी कम होने से वो हमें सरकारी सप्लाई में भी उपलब्ध हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अवमानना की कार्रवाई होगी। इस मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने पर सहमति दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आग्रह किया कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यह घटना बेहद गंभीर है। एसजी और एससीबीए प्रेसिडेंट के आग्रह पर कोर्ट दिवाली के बाद मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले मैच में भारत को मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश 2 अंक के साथ छठे स्थान पर है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।